हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मई 4, 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे रोज की तरह। नाउ फ्रेंड्स, आज के इस न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन क्लैट 2022 और क्लैट 2023 और एलेट एंड ओलेट, so we will be discussing some topics which will be helpful for those exams. You will come to know इस वीडियो को देखने के बाद ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। मैं ये हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो ट्रेड डेफिसिट के ट्रेंड्स चल रहे हैं, फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि क्लैट के एग्जाम में आप लोगों को ट्रेंड्स पूछते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। वो ट्रेंड को जानना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके व्हेन यू आर डूइंग इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में ट्रेड का क्या ट्रेंड चल रहा है, इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड चल रहा है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो एनएसओ रिलीज़ करता है उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, कोर सेक्टर में क्या ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में क्वेश्चंस इसी ट्रेंड के बेसिस पे आते हैं। ये ट्रेंड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग द ट्रेड डेफिसिट। ओके, आफ्टर दैट we will be moving, and on the editorial page we will be discussing the power of governor and important commissions and judgment related to it. ये तमिलनाडु से related issue है friends. There is one exam NEET, okay, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये मेडिकल यूजी और पीजी के लिए होता है, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विच इज़ बेस्ड इन आईआईटी कानपुर। तो नीट में तमिलनाडु का एक इशू है। तमिलनाडु ने एक कमेटी बताया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस ए के राजन, एंड यहाँ पे ये कमेटी का व्यू है कि नीट की वजह से जो रूरल और अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको जो है ये नीट जो है डिसफेवर करता है, ऐसा ए के राजन कमेटी और तमिलनाडु गवर्नमेंट का ऑब्जर्वेशन है। सो तमिलनाडु हैज़ पास्ड नीट बिल। ये नीट बिल क्या है, मीन्स स्क्रैपिंग नीट फॉर एडमिशन टू कॉलेजेस इन तमिलनाडु मेडिकल कॉलेजेस। तो ये बिल हैज़ बीन पास्ड and has been presented to governor, who then returned the bill to the legislative assembly of Tamil Nadu. Again it was passed by the legislative assembly, and since then the governor of Tamil Nadu, R.N. Ravi, he is withholding his assent to this bill. Now why it is important to discuss is that withholding the assent क्या ये डेमोक्रेसी में अलाउड है, क्या हमारे जजमेंट्स हैं, गवर्नर के क्या पावर्स होते हैं, ये सब उस एडिटोरियल में बहुत अच्छे से डिस्कस्ड है। वी विल बी डिस्कसिंग दैट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी विल बी डिस्कसिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा स्लाइड हुआ है, थोड़ा नीचे आया है। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। एंड देन मूविंग आउट टू द फॉरेन पेज, देयर वी विल बी डिस्कसिंग इंडिया श्रीलंका, वेयर इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड मोर हेल्प टू क्राइसिस रिडन श्रीलंका। पहले भी इंडिया ने हेल्प किया है, अब और भी जो हेल्प किया जा रहा है बिकॉज श्रीलंका इज गोइंग थ्रू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ओके, एंड अदर रिलेटेड न्यूज़ इन टूडेज न्यूज़पेपर। अब हम आते हैं आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, दैट इज़ अप्रैल एक्सपोर्ट्स क्रॉस $38 बिलियन एंड डेफिसिट वाइडन्स। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स डू दिस न्यूज़, और जो भी मैं इसमें इम्पॉर्टेंट बताऊंगा आप उसको नोट करते जाइएगा। अब हम चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। ओके, वन वी हैव करंट अकाउंट एंड वन वी हैव कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में वी हैव ट्रेड इन विजिबल्स, जिसको मर्चेंडाइज ट्रेड भी कहते हैं, ट्रेड इन विजिबल्स, ट्रेड इन इनविजिबल्स, देन ट्रांसफर, okay, which includes like remittances, gifts and donations. Fine. कैपिटल अकाउंट में हमारा आ जाता है FDI, FII, लोन्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, NRI अकाउंट्स। these are the part of capital accounts. Current account में we can have deficit, okay, and in capital account we don't use the term deficit, ठीक है। now इस करंट अकाउंट में ट्रेड इन विजिबल्स मतलब ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन गुड्स, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर इंपोर्ट
is greater than export. Okay, so we call it trade deficit. We call it trade deficit. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है, अप्रैल एक्सपोर्ट क्रॉसेस $38 बिलियन बट डेफिसिट वाइडन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उसके बाद भी ट्रेड डेफिसिट है, इसका मतलब उसके बाद भी इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, दैट्स वाई आवर डेफिसिट इज ऑल्सो वेरी हाई. Now if you will just read this sentence, India's merchandise export rose by 24%. ईयर ऑन ईयर बेसिस का मतलब होता है कि पिछले साल के अप्रैल से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो पिछले साल के अप्रैल से व्हेन वी आर कंपेयरिंग द ग्रोथ इज 24% इन एक्सपोर्ट. अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो ग्रोथ इन इंपोर्ट इज 27%. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट? इट इज $38 बिलियन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट? दैट इज $58 बिलियन. तो अगर हम सिर्फ अप्रैल के महीने की बात करें तो सिर्फ अप्रैल के महीने में कितना डेफिसिट बैठ गया? $20 बिलियन. ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड्स पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द ट्रेंड. तो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड्स की बात करेंगे तो सी दिस मोस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटीज़ कौन कौन सा है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसमें कितना ग्रोथ आया? सबसे हाईएस्ट 113.21. इंजीनियरिंग गुड्स में कितना आया ग्रोथ परसेंटेज? 15.38. पर अब नेगेटिव कहाँ पे आया है? दैट इज जेम्स एंड ज्वेलरी. अगर हम टॉप 10 एक्सपोर्ट सेक्टर्स देखें इंडिया का तो जेम्स एंड ज्वेलरी उसमें आता है, बट दैट हैज़ रजिस्टर्ड नेगेटिव ग्रोथ रेट. तो जेम्स एंड ज्वेलरी का ग्रोथ रेट डिक्रीज हुआ है. उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ का देखेंगे तो कोल एंड कोक इज़ 136.39, पेट्रोलियम एंड क्रूड इज़ 81.21, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इज़ 28.63. Now if you will see that, अब ट्रेंड्स पकड़ने की कोशिश करते हैं. देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे दैट गोल्ड इम्पोर्ट हैज़ फैलन बाई शार्प 73% ईयर ऑन ईयर बेसिस. तो गोल्ड इम्पोर्ट गिरा बाई कितना? 73%. ठीक है, बट इम्पोर्ट तो भी ज़्यादा है. हमने देखा कि इम्पोर्ट इज स्टिल $58 बिलियन. तो ये कैसे हो गया? बिकॉज कोल एंड क्रूड इसका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया. अब इसको आप लिंक करके देखो कि हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे कोल क्राइसिस इन इंडिया इज़ गोइंग ऑन, देयर इज शॉर्टेज ऑफ कोल एंड देयर माइट बी इलेक्ट्रिसिटी कट. देन सर्टन स्टेट्स दे वेंट फॉर इम्पोर्टिंग द कोल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सो कोल हैज़ इंक्रीज्ड. ओके, क्रूड का डिमांड ज़्यादा ही रहता है, सो क्रूड का भी इंपोर्ट इंक्रीज हो गया. सो दैट हैज़ रजिस्टर्ड द सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन इंपोर्ट and it constituted about third of the total import in the month of April. Okay, उसके बाद अगर हम देखेंगे ये पैराग्राफ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट्स का मतलब यही ट्रेड इन विजिबल्स. इंडिया का गुड एक्सपोर्ट्स कितना था 2021-22 में? इट वाज $420 बिलियन. एट द सेम टाइम व्हाट वाज द इंपोर्ट? इट वाज $612 बिलियन. So what was the trade deficit? Means difference between import and export. It was $192 billion in the last financial year. अब सेकेंड ट्रेंड देखिए यहाँ पे, जो नॉन ऑयल ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा स्टेबल रहा. ठीक है, मतलब ऑयल के अलावा जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो हमारा स्टेबल रहा. बट चेंजेस किस में आया? चेंजेस आया गोल्ड में और क्रूड ऑयल के प्राइसेस के वजह से क्रूड ऑयल में. ठीक है, सो देयर वाज अ शिफ्ट इन द कंपोजिशन शिफ्ट कर गया. कैसे? जो गोल्ड इंपोर्ट जो ज़्यादा होता है इट वाज रिप्लेस्ड बाय कोल एंड केमिकल्स. ओके, इट वाज रिप्लेस्ड बाय कोल एंड केमिकल्स विच वाज द फॉल आउट ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. द नेक्स्ट इज पावर ऑफ द गवर्नर. ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया नीट के बारे में. सो नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, ये पूरा इशू शुरू होता है ऑल इंडिया कोटा से. ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से. तो अब ऑल इंडिया कोटा जो है वो मेडिकल सीट्स के लिए लगाया गया. ठीक है, पहले जो ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट्स थी उसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा नहीं था. देन इन 2021 द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कोटा इन ऑल इंडिया कोटा. ऑल इंडिया कोटा वो सीट्स होता है जहाँ पे सर्टन सीट्स ऑफ द स्टेट्स आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट.
उसके बाद दूसरा इशू है नीट का, नीट विच इज़ यूज्ड एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेडिकल सीट्स इन यूजी एंड पीजी। ठीक है, अब नीट में ओके प्रॉब्लम यह है तमिलनाडु को कि तमिलनाडु पहले मेडिकल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 12 स्टैंडर्ड के मार्क्स को कंसिडर करते थे। नाउ आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ नीट, नाउ नीट हैज़ रिप्लेस्ड दिस 12 स्टैंडर्ड मार्क्स। सो तमिलनाडु फॉर्म द कमिटी अंडर A.K. राजन, जस्टिस A.K. राजन कमिटी। ठीक है, this committee recommended that because of this need, the students from rural background area or underprivileged area, they are suffering because of this need, because it promotes competition and coaching classes like that. So the government of Tamil Nadu, it passed the NEET bill, scrapping the need for entrance into Tamil Nadu medical colleges. Now this NEET bill was presented to the governor of Tamil Nadu, R.N. Ravi, and he returned the bill. After that again the bill was passed by the state legislative assembly and still the governor has not signed the bill. तो अब इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से देखेंगे कि क्या बिल एसेंट और जो डिले करते हैं वो क्या गवर्नर के पास अवेलेबल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहता है और गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में कि एक आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 200 डज नॉट सेट एनी टाइम लिमिट। ओके, it does not set any time limit for governor to give assent to any bill, to give for governor to assent the bill। इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि गवर्नर कैन विदहोल्ड हिज assent to the bill indefinitely? क्या डेमोक्रेसी में अलाउड होना चाहिए? सो दिस आर्टिकल इज अबाउट दैट। सो over here if we will just read the article about the governor. So the governor is appointed by the president of India, okay, and the executive power of the state is vested in the governor. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे that the position of governor in the constitutional setup in India needs to be clearly understood. अगर हम देखेंगे governor is an appointee of the president, which means the union government. And then we have article 154(1) of the constitution, which vests in the governor the executive power of the state. Now this means that he is required to exercise this power in accordance with the constitution. Okay, now this provision has been derived from the Government of India Act 1935. But here if you will just see that governor is only a constitutional head and the executive of the power is exercised by the council of ministers. ठीक है, because चाहे president हो चाहे governor हो, they have to act on the aid and advice of काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दैट इन शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब द सुप्रीम कोर्ट हैड क्लियरली अफर्म द पोजीशन दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दे आर द कस्टोडियंस ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर पावर्स, ओके, एंड दे कैन एक्सरसाइज देयर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ओनली अपॉन, देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है ओनली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली अपॉन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एड ऑफ देयर मिनिस्टर्स, ओके, एक्सेप्ट इन फ्यू एक्सेप्शनल सिचुएशंस। उसके बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के बारे में देखेंगे तो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं उन्होंने कहा था कि द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो फंक्शंस विच ही कैन डिस्चार्ज बाय हिमसेल्फ, नो फंक्शंस एट ऑल। उसके बाद एक कमेटी बैठी थी, दो कमेटी अभी तक बैठ चुकी हैं सेंटर स्टेट रिलेशन पे, एक MM पुंची और एक सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन ने भी ये कहा था कि दैट इट इज़ द वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल दैट सो लॉन्ग एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स enjoys the confidence of the assembly, its advice in these matters unless patently unconstitutional must be deemed as binding on the governor। ठीक है, उसके बाद अगेन इन नाबम रेबिया के सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को रीअफर्म किया कि गवर्नर जो अपना एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करते हैं अंडर आर्टिकल 144(1), it is based on the aid and advice of council of minister. The only condition over here is that the council of minister should enjoy the confidence of the house. Okay, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि गवर्नर के पास कितने बिल्स, कितने तरीके होते हैं जब उनके पास कोई भी बिल प्रेजेंट किया जाता है। सो आर्टिकल 200 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो 4 ऑल्टरनेटिव कोर्सेज की बात करता है। एक तो ये कि गवर्नर जो है वो एसेंट दे दे, ओके फाइन। सो एसेंट ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट इज़ नेसेसरी फॉर द बिल टू बिकम लॉ। तो पहला ये है कि गवर्नर अपना एसेंट दे दे स्ट्रेट अवे,
ओके। सेकेंड है कि दैट गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर ऐसा हो गया तो इसके बाद क्या होता है कि जो एसेंट देने की जिम्मेदारी है वो प्रेसिडेंट की हो जाती है, ठीक है। मीन्स द एसेंट कैन बी गिवन बाय द प्रेसिडेंट और कैन बी विदहेल्ड बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन होता है दैट इज टू रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर विद रिकमेंडेशन। ओके ओके। अब ये स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर होता है कि क्या वो रिकमेंडेशन को इंक्लूड करती है बिल को दोबारा पास करते वक्त या नहीं। अगर बिल पास किया गया विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, ठीक है, देन द गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू गिव एसेंट टू द बिल, ठीक है। अब तमिलनाडु के केस में यही हुआ है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट, जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के, ही रिटर्न द नीड बिल टू द असेंबली, अगेन द असेंबली पास द बिल, ओके, बट द गवर्नर हैज़ नॉट असेंटेड द बिल सो फार। यहाँ पे जो क्रक्स है वो यही है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया है गवर्नर के लिए टू साइन दिस, ओके। तो ये जो पूरा प्रॉब्लम है वो यहीं से सरफेस हो रहा है। नाउ दिस आर्टिकल गोज ऑन सेइंग कि अगर कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर हैज़ टू विदहोल्ड हिज एसेंट, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कैन नॉट सर्कमवेंट अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ एन ओमिशन, ओके। यहाँ पे ऑथर इज सेइंग कि आर्टिकल 200 में जो एसेंट देने की बात कही है, इट मीन्स दैट इट हैज़ टू बी एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नर विदाउट डिले। Okay, now at last the author discusses that withholding the assent to the bill is not according to the constitutional provision. So coming to the last paragraph, it says कि देखिए यहाँ पे कंपेयर भी करते हैं कि अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर मोनार्च टू रेफ्यूज द एसेंट टू अ बिल पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, रेफ्यूजल टू एसेंट अ बिल बाय द क्राउन इज कंसिडर्ड रिपग्नेंट टू द फेडरल सिस्टम ऑफ द हाउस। अब हम आते हैं यहाँ पे द लास्ट पैराग्राफ, दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम द गवर्नर और द प्रेसिडेंट इज नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट्स, इट इज़ द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 361 को देखें तो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर होते हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग डन इन एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स एंड ड्यूटीज़। कौन होता है रिस्पॉन्सिबल? द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 154(1) में ये है कि द गवर्नर एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। बट if the governor withholds the assent to the bill, that means the author is saying that governor is not exercising his right, exercising his duties or performance, okay, of the duties as envisaged by our constitution. तो यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े हमने और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जिस पे आप ध्यान देंगे। आर्टिकल्स हमने क्या क्या पढ़ा? आर्टिकल 154(1) एंड आर्टिकल 200, और जो जजमेंट हमने पढ़ा वो था शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नाउ ये आर्टिकल है वेयर एलॉन मस्क हैज़ बॉट द ट्विटर एट द डील ऑफ $46.5 बिलियन। आपको बता दें कि जो ट्विटर के अभी करंट CEO हैं वो एक इंडियन है, पराग अग्रवाल, ही इज़ फ्रॉम IIT बॉम्बे। पराग अग्रवाल, ही इज़ फ्रॉम IIT बॉम्बे। अब ट्विटर जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, किसी कोई भी ज़ीरो पैसा पे करके वहाँ पे अपना अकाउंट खोल सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्रक्स है इस पूरे पैराग्राफ का वो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, ठीक है, एंड सेकेंड प्राइस ऑक्शन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक बात चल रही है कि फ्यूचर में ट्विटर में ऐसा हो सकता है कि जिसको अपना अकाउंट मेंटेन करना है दे हैव टू बाय दी सब्सक्रिप्शन, दे हैव टू बाय दी सब्सक्रिप्शन। उसके बाद अभी तक हम क्या देखते आए हैं कि जैसे गूगल जो फंडा यूज़ करता है वो है सेकेंड प्राइस ऑक्शन इन गूगल, ओके। इट इज़ स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट, मतलब यहाँ पे गूगल अपना जो रेवेन्यू है वो एडवर्टाइजमेंट से लेता है, ठीक है। नाउ जो ये गूगल का मॉडल है सेकेंड जनरलाइज्ड सेकेंड प्राइस ऑक्शन, ओके, it is directly opposite to subscription based pricing model, okay. Why? Because this model is subsidizes the search users for zero payment for services,
ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पर्सनल डेटा है वो यूज़ होता है फॉर एडवर्टाइजमेंट। ओके, बट अगर हम देखेंगे कि दिस जनरलाइज सेकेंड प्राइज ऑक्शन it provides an outlet for small and niche business to market and sell their products and services to the world at large. The second important thing is ये जो asymmetry होता है between haves and have nots means between privileged and unprivileged, उस gap को ये कम करता है and it helps to make the society free and open. ओके, अगर हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल की बात करें, ठीक है ना, तो ये प्रमोट करता है एक्सक्लूडेबिलिटी। एक्सक्लूडेबिलिटी मतलब सम पीपल विल बी एक्सक्लूडेड हु आर नॉट पेइंग, ठीक है ना। जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो पब्लिक प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सक्लूसिविटी को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है, वो इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है, ठीक है ना। सो अगर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में अगर हम जाते हैं तो इट विल क्रिएट चैज़्म। चैज़्म का मतलब होता है दरार, डिफरेंस। तो इट विल क्रिएट चैज़्म बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट विच कैन लीड टू टेंशन इन द सोसाइटी। द नेक्स्ट इज डिस्पैरिटीज़ इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ पे जो हमारे कास्ट ग्रुप्स हैं उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है और उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ ईयर्स द पर्सन विल लिव व्हेन दैट पर्सन इज़ बॉर्न, ठीक है। तो अगर हम डेटा देखें नेशनल हेल्थ एंड फैमिली एंड हेल्थ सर्वे का, ठीक है ना, तो इट शोज़ कि अगर हम हाई कास्ट हिंदू मैन और वुमेन की बात करें और इंडिविजुअल फ्रॉम स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, इनको हम अगर दो ग्रुप माने तो बिटवीन 1997 2000 एंड 2013-16 इस पीरियड में दोनों ही कास्ट ग्रुप के लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े हैं, ठीक है। बट द गैप बिटवीन द हाई कास्ट एंड SC/ST कंटिन्यू टू रिमेन एट अ सिमिलर रेट। मतलब कि जो गैप्स हैं, ठीक है ना, लाइक कि हाई कास्ट विल लिव फॉर मोर ईयर्स, स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब पीपल विल लिव फॉर लेसर ईयर, ये अभी भी मेंटेन्ड है। ओके, द नेक्स्ट इज़ इन हॉट मैस, ठीक है। तो ये बात हो रही है मार्च और अप्रैल में व्हेन देयर इज़ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। हमने इसका रीज़न भी किया था व्हेन वी वर डूइंग द DNA ऑन मंडे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हीट वेव चल रहा है उसका जो रीज़न बताया गया था वो ये बताया गया था, आप प्लीज़ उसको रिमेंबर करिए, दैट इज़ एब्सेंस ऑफ रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। ओके, absence of rainfall. What is this westerly disturbances? These disturbances they are found in Mediterranean region, okay, and they bring rain in north and northwest India. They bring rain in north and northwest India. तो इस बार सिग्निफिकेंटली वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस का एब्सेंस रहा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर है इट हैज़ इंक्रीज ऑन एन एवरेज ऑफ 4 to 4.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो एक चीज़ और डिस्कस हुआ था दैट वाज एल नीनो एंड ला नीना। एल नीनो एंड ला नीना। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो व्हेन द वाटर ऑफ सेंट्रल पैसिफिक ओशियन बिकम्स वार्मर, ओके, सेंट्रल पैसिफिक इट बिकम्स वार्मर, ठीक है ना। इट इज़ रिलेटेड टू ड्राउट इन इंडिया। अगर ये एल नीनो रहा तो इंडिया में ड्राउट होता है, बट इस साल देयर इज़ नो एल नीनो, दैट इज़ ला नीना। व्हाट इज ला नीना? ऑपोजिट ऑफ एल नीनो, दैट देयर विल बी नो वार्मिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक ओशन बट स्टिल देयर इज़ नो रेनफॉल इन इंडिया, ओके। अब इतने एक्सट्रीम हीट की वजह से क्या हो रहा है? इतने एक्सट्रीम हीट की वजह से एक तो फॉरेस्ट फायर तो हो ही रहा है बट क्रॉप प्रोडक्शंस पे भी असर पड़ रहा है, जैसे कि वीट पे असर पड़ रहा है, फ्रूट्स पे असर पड़ रहा है, मैंगोज एंड लेमन्स पे असर पड़ रहा है। क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा गर्मी की वजह से जो मैंगोज एंड लेमन्स हैं वो राइप होने से पहले ही पेड़ से गिर जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। द नेक्स्ट इज़ लैप्सस। लैप्सस हमने कुछ दिन पहले स्ट्रॉन्टियम एक ग्रुप किया था।
Strontium, it was the cyber espionage group based in Russia, ठीक है ना. सो दे वर कैरिंग आउट साइबर एस्पियोनेज. इसको डिटेक्ट किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर ग्रुप, लैप्सस. नाउ लैप्सस, इट इज़ नॉट बेस्ड इन रशिया, इट इज़ बेस्ड इन साउथ अमेरिका. नाउ स्ट्रॉन्डियम जो है वो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल हमने पढ़ा था इट वाज रिलेटेड टू रशियन स्टेट. साउथ अमेरिका, दिस लैप्सस इट इज़ बीइंग रन बाय 2 टीनेजर्स. ओके, इट इज़ बीइंग रन बाय टू टीनेजर्स. इसमें से जो एक टीनेजर है जो यंगेस्ट है, दैट पर्सन इज़ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड. ओके, सो जो ऑक्सफोर्ड से जो हैं वो अपना नाम क्या रखते हैं? वाइट या ब्रिज बेस. एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ही हैज़ मेड $14 मिलियन फ्रॉम हैकिंग अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय BBC. पहले भी इनको पकड़ा जा चुका है, ठीक है. एंड यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है, जैसे कि ये क्यों पकड़े गए थे, क्योंकि इनका जो इन्फॉर्मेशन है वो साइबर स्पेस में लीक कर दिया गया था, जिसको कहते हैं डॉक्सिंग. तो व्हाट इज़ डॉक्सिंग? डॉक्सिंग रेफर्स टू सर्चिंग एंड पब्लिशिंग द प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल ऑन द इंटरनेट विद अ मैलिशियस इंटेंट टू रिवील द पर्सनस एक्चुअल आइडेंटिटी. ओके, और जो साइबर रिसर्चर्स और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, दे आर ट्रैकिंग वाइट फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर. ओके, now this group, they have been targeting organizations in the United Kingdom and South America, and they have expanded to global targets. ये क्या करते हैं? They intrude into computer networks of government, technology firms, retail outlets, healthcare organizations. Okay, अब यहाँ पे मार्च 22 को ऑक्टा करके एक प्लेटफॉर्म है जिसने कंफर्म किया कि कुछ हैकर्स ने ट्राई किया उसके सिस्टम में इंट्रूड करने के लिए, ठीक है. और ये फर्म ने डिस्क्लोज किया कि इस ग्रुप का नाम है लैप्सस. ओके, लैप्सस. अभी जो लैप्सस है इसकी एक बहुत ख़ास बात है, ठीक है ना. इसकी ख़ास बात ये है कि ये जो भी काम करती है पब्लिकली करती है, ये अपने ट्रैक को कभी भी कवर नहीं करती, ठीक है ना. दे डजंट कवर देयर ट्रैक्स. दे अनाउंस देयर अटैक्स ऑन सोशल मीडिया और एडवर्टाइजिंग देयर इंटेंट टू बाई क्रीडेंशियल्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ऑफ टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस. ये इनकी एक ख़ास बात है. द नेक्स्ट इज़ होम मिनिस्ट्री कुछ नए रूल्स के साथ आई है. सो होम मिनिस्ट्री 6 रेगुलर प्रिजन चेक्स. तो इन्होंने होम मिनिस्ट्री ने हैज़ आस्क्ड द प्रिजन अथॉरिटीज़ टू मेंटेन अप्रोप्रिएट ओवरसाइट ऑन लिटरेचर अवेलेबल इन पर्सनल लाइब्रेरीज, ओके, विच आर नॉट नेगेटिव इन नेचर, ठीक है ना. जैसे कि अगर हम देखेंगे दैट यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स उनके भी लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस किया गया है कि मिनिस्ट्री ने कहा है कि दैट द प्रिजन्स दे शुड एम्प्लॉय जैमिंग सॉल्यूशंस एंड एडवांस टेक्नोलॉजी टू रिस्ट्रिक्ट द इलीगल एक्सेस और यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन बाय जेल इनमेट्स. द नेक्स्ट इज़ दैट यहाँ पे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं या रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, तो दे आर टॉकिंग अबाउट सेग्रीगेटिंग द हैबिचुअल ऑफेंडर्स विद द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स. द सेकेंड इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ इन द प्रिजन कॉम्प्लेक्स. उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ इनमेट्स बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल प्रोफेशनल शुड ऑल्सो बी एनकरेज्ड. द नेक्स्ट इज ATAGS. कभी कभी ये फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ATAGS, ठीक है ना. सो इट इज़ एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम. इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO जॉइंटली विद प्राइवेट इंडस्ट्री, और इसने एक माइलस्टोन क्रॉस किया है. It has successfully completed the validation trials towards meeting the specifications of the army, ठीक है ना. जो स्पेसिफिकेशंस होता है आर्मी का उसको इसने क्रॉस कर लिया है. ATAGS क्या है? इट इज़ अ 155 mm 52 कैलिबर हैवी आर्टिलरी गन jointly developed by Armament Research and Development Establishment, which is the constituent of DRDO based in Pune in partnership with Bharat Forge and Tata Group, ठीक है. इसकी रेंज क्या है? 45 किलोमीटर, ओके, एंड मोस्ट कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट गन इन द वर्ल्ड. द नेक्स्ट इज अबाउट लोकपाल, और लोकपाल इज ओम्बड्समैन. लोकपाल का मतलब क्या होता है? ओम्बड्समैन. ये एक ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट कहाँ से है? ये ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट आया है स्वीडन से, ठीक है. जैसे कि आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा होगा कि RBI ने भी एक स्कीम निकाला है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम.
इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समैन स्कीम। ये इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समैन स्कीम इट इंटीग्रेट्स द ऑम्बर्समैन फॉर बैंक्स, NBFCs एंड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। बट ये जो हम ऑम्बर्समैन की बात कर रहे हैं, ये ऑम्बर्समैन पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो इट इज़ द कंट्रीज फर्स्ट एंटी करप्शन ऑम्बर्समैन टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। नाउ दिस बॉडी वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, okay, which was passed in 2013. The aim was to investigate cases of corruption against certain categories of public servants. Okay, उसके बाद 2014 में जब क्या हुआ कि जब बीजेपी का गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ, सो लेटर इसका जो अपॉइंटमेंट था लोकायुक्त का वो डिले हुआ, बट फाइनली ऑन March 19, 2019 जस्टिस Pinaki Chandra Ghosh was appointed as India's first Lokpal along with 8 other members. ठीक है, now this body Lokpal has got a new office at World Trade Center building. Now let's see, यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है लोकपाल के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। So the Lokpal can inquire into allegations of corruption against anyone, okay, including the Prime Minister or a minister in the Union government or member of Parliament, as well as Union government under groups A, B, C and D. Okay, तो बहुत वाइड पावर है करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने का। उसके साथ साथ जो PSUs बॉडीज़ होती हैं उनके चेयरपर्सन्स, ऑफिसर्स, मेंबर्स, डायरेक्टर्स किसी भी बोर्ड या ऑटोनोमस बॉडी का जो हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और which is in a form of society or trust or body that receive foreign contribution above rupees 10 lakh, they all can be investigated by Lokpal. So this is very important. The next is India Denmark to strengthen their green strategic partnership. तो यहाँ पे देखिए इंडिया और डेनमार्क में ने एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है दैट इंडिया हैज़ रिसेंटली साइन द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो इट हैज़ साइन द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद डेनमार्क, ठीक है। और फोकस कहाँ कहाँ पे होगा, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। उसके बाद और भी एग्रीमेंट साइन किए गए हैं रिलेटेड टू ग्रीन शिपिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी, कल्चरल एक्सचेंज। Now this last paragraph is also important that India and Denmark also confirmed their continued collaboration in the field of antimicrobial resistance. उसके बाद इंडिया ने कन्वे किया है its acceptance of the Danish invitation to join the International Center for Antimicrobial Resistance Solution at Mission Partner. Now next is India will be the official country of honor at the Cannes Film Market scheduled from May 17 to 25, ठीक है ना। यहाँ पे कौन कौन सी फिल्म्स को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, प्रतिद्वंदी, ओके, विच हैज़ बीन रिस्टोर्ड बाय द नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे ये सत्यजीत रे की ये फिल्म है, इट विल बी स्क्रीन्ड इन द कैन्स फिल्म फेस्टिवल। Then the next film will be Thump, The Circus Tent. It is a 1978 Aravindan directorial, okay, which will have its restoration world premiere at this festival. The next is India slips to 150 in Press Freedom Index, okay. Now यहाँ पे देखेंगे कि on World Press Freedom Day अगर हम देखेंगे बात करेंगे कि इंडिया का जो World Press Freedom Index में रैंक है, it is 150 out of 180 countries. Now this World Press Freedom Index इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, देन इट इज रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, मतलब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। द नेक्स्ट इज चार धाम यात्रा, ठीक है। चार धाम यात्रा में अगर हम देखेंगे तो ये उत्तराखंड में होता है, इसमें 4 होली प्लेसेस हैं हिंदू के, ओके। सो दिस गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। The next is India extends more aid to Sri Lanka.
So New Delhi is going to offer fuel worth $200 million based on short term loan facility. जैसे कि हमने देखो कुछ दिन पहले एडिटोरियल किया था, तो हमने पाया था कि श्रीलंका में जो ऑयल है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. सो ओवर हियर श्रीलंका हैज़ क्लियर्ड अ प्रपोजल टू सोर्स मोर फ्यूल फ्रॉम इंडिया and it will be through 200 million short term loan facility by the Exim Bank of India. अभी तक इंडिया ने कितना डिलीवर किया है हेल्प? सो इट इज़ अप टू $300 बिलियन. कौन कौन से तरीके यूज़ किए हैं? करेंसी स्वैप $400 million फ्रॉम RBI, क्रेडिट लाइन्स फॉर एसेंशियल्स एंड लोन डिफरमेंट ऑफ $500 million टू श्रीलंका. देखिए यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, प्लीज़ रिवाइज इट वंस. तो $400 million करेंसी स्वैप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है. उसके बाद $1 बिलियन क्रेडिट लाइन फॉर एसेंशियल इम्पोर्ट्स एंड 16,000 मेट्रिक टन ऑफ राइस हैज़ बीन सप्लाइड. आफ्टर दैट इंडिया हैज़ हेल्प श्रीलंका विद द डिफरिंग द रीपेमेंट ऑफ लोन्स totaling $1 billion. Then the next is 4 lakh metric ton of fuel has been delivered to Sri Lanka through a $500 million credit facility. So friends, the last news from Russia. So Russian troops have stormed Mariupol steel plant, says Ukrainian forces. इस स्टील प्लांट का नाम क्या है? अज़ोवस्ताल स्टील वर्क्स, ठीक है. मैरियोपोल जो है, दिस सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी बिटवीन क्रीमिया एंड डॉनबास रीजन, ठीक है ना. So if you will just see, the Russian forces have stormed the steel mill that represented the last pocket of resistance in Mariupol. हमने मंडे को पढ़ा था कि मैरियोपोल से evacuation of children has also started. Okay. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.